नमस्कार, मैं सुबोध कुमार सिंह अपने YouTube चैनल संकल्प इकोनॉमिक्स में आप सबों का स्वागत करता हूं। आज एक नए टॉपिक के साथ हम आप सबों के समक्ष उपस्थित हैं। टॉपिक का नाम है लागत यानी कि कॉस्ट। इसको प्रोडक्शन कॉस्ट भी कह सकते हैं यानी उत्पादन लागत। सबसे पहले समझना होगा लागत होता क्या है, उसके बाद आगे लागत के प्रकार वगैरह के बारे में जानेंगे। आप सबों को पता है कि हम जब प्रोडक्शन करते हैं, जैसे हम प्रोडक्शन फंक्शन पढ़े थे तो उसमें क्या था, QX इक्वल टू फंक्शन ऑफ L K R वगैरह वगैरह। ये क्या है? L फॉर आप लेबर ले सकते हैं, K फॉर कैपिटल ले सकते हैं, यानी कि लेबर की ज़रूरत होती है, कैपिटल की ज़रूरत होती है, रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है। एक और L से आप लैंड को दिखा सकते हैं, हालांकि L से लेबर है तो इसमें कुछ और आप मान सकते हैं। तो ये सब क्या है? साधन है। ये सब क्या है? साधन। वो भी कौन साधन? पढ़ने का साधन नहीं है। लेबर पढ़ने का साधन नहीं होता है, ये उत्पादन के साधन है। किसके उत्पादन के साधन है? ये X वस्तु है, इसकी मात्रा है। तो X की मात्रा तभी तैयार होगी जब X के ये सब साधन होंगे, और ये साधन होंगे तो स्वाभाविक है ये साधन फ्री में नहीं मिलेंगे। आपको लेबर के लिए भी भुगतान करना पड़ेगा, पूंजी की व्यवस्था करनी होगी, रॉ मटेरियल की व्यवस्था करनी होगी, लैंड की व्यवस्था करनी होगी। तो इस सब पर खर्च आता है ना। तो इसी पर जो खर्च आएगा, एक्सपेंडिचर जो होगा, एक्सपेंसेस जो आएगा, उसी का नाम हो जाता है लागत, यानी कि कॉस्ट। क्लियर? तो इसलिए यहां पर परिभाषा आपका जो आएगा कि उत्पादन के साधनों पर खर्च होने वाली राशि को लागत अथवा उत्पादन लागत कहते हैं। उत्पादन के साधन कौन है? तो भूमि हो सकता है, मजदूर हो सकता है, कच्चा माल हो सकता है, ईंधन हो सकता है। ये सब उत्पादन के साधन है। उसी पर जो पैसे खर्च होंगे उसको हम लागत कहेंगे। अब है लागत का वर्गीकरण। लागत को हम कितने भागों में हम बांट सकते हैं। इससे पहले चाहें तो इसका इंग्लिश डेफिनेशन भी देख सकते हैं कॉस्ट का। द एक्सपेंडिचर मेड ऑन प्रोडक्शन और आउटपुट। अब यहाँ पर जो है प्रोडक्शन और आउटपुट, तो यहाँ प्रोडक्शन फैक्टर भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, यानी प्रोडक्शन फैक्टर पर जो एक्सपेंडिचर आएगा वही क्या है? कॉस्ट है। अब बात करते हैं लागत के वर्गीकरण का, क्लासिफिकेशन ऑफ क्या? कॉस्ट। तो इसमें एक आएगा मौद्रिक लागत जिसको मनी कॉस्ट कहेंगे, दूसरा वास्तविक लागत जिसको रियल कॉस्ट कहेंगे, और तीसरा अवसर लागत यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फिर आगे आपको जो मनी कॉस्ट है इसका 3 टाइप्स होगा। एक होगा स्पष्ट लागत, इसको एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहेंगे, दूसरा अस्पष्ट लागत इम्प्लिसिट कॉस्ट कहेंगे, और फिर सामान्य लाभ नॉर्मल प्रॉफिट या नॉर्मल कॉस्ट। कॉस्ट की जगह पर आप प्रॉफिट यूज कर लीजिए। ठीक है, पहले मौद्रिक लागत को कंप्लीट करते हैं। मौद्रिक लागत यानी कि मनी कॉस्ट। देखिएगा, अक्सर आप कोई चीज़ का प्रोडक्शन करना चाहते हैं, जैसे हम यही बात कर रहे हैं कि आपको लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको अगर आप नोट गिन करके दे रहे हैं ना, यानी पैसा जो अब निकाल के दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मनी का खर्च हो रहा है, पैसे का खर्च हो रहा है, इसलिए वो क्या कहलाएगा? मनी कॉस्ट कहलाएगा। ठीक है, यानी किसी वस्तु अथवा सेवा पर किए गए मुद्रा व्यय, यानी मुद्रा जो निकलेगा किसी साधन पर, तो इसलिए उसको क्या कहेंगे? मौद्रिक लागत कहेंगे। क्लियर? इसका अगर इंग्लिश देखना चाहेंगे मनी कॉस्ट का, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी इज कॉल्ड मनी कॉस्ट। अगर जो भी आप साधन की व्यवस्था किए उस पर जो मनी आप निकाल रहे हैं, मनी के रूप में अगर कॉस्ट को देखिएगा तब वो क्या कहलाएगा? मनी कॉस्ट कहलाएगा। जैसे कच्चा माल, मजदूर, मशीन, प्रबंधन, विज्ञापन,
यातायात यानी ट्रांसपोर्टेशन, बीमा यानी इंश्योरेंस, ये सब पर अगर आपको नोट निकालना पड़ रहा है तो इसका मतलब है कि ये मनी कॉस्ट में आएगा, और लगभग मनी कॉस्ट में तो आता ही है, फ्री में मिलता कहाँ कुछ है। हाँ, अब रही ये मनी कॉस्ट को हम थ्री टाइप्स, तीन रूप में लेंगे, एक स्पष्ट, एक अस्पष्ट और एक सामान्य लाभ। स्पष्ट में क्या है, जैसे मान लेते हैं कि आप खेत में काम करवा रहे हैं, ठीक है, ये प्लॉट है। अब इस प्लॉट में जिसका ये खेत है, जो मालिक है, जो ऑनर है, यानी वो अगर खुद से काम कर रहा है, ऑनर यानी कि मालिक खुद इस खेत में काम कर रहा है तथा इसके घर का आदमी खेत में काम कर रहा है, तो इसको नोट निकाल करके, यानी मालिक खुद नोट, जैसे कि आप मान लेते हैं कि इसमें लेबर मजदूर लग गया, मजदूर हम बाहर से ले आए, बीज मार्केट से खरीद करके लाए, तो ये सब की जब व्यवस्था कीजिएगा, ठीक है ना, तो इस पर आपको नोट निकालना पड़ेगा, स्पष्ट रूप से पैसे खर्च करना होगा, यानी कि जो मजदूर बाहरी है जिसको कि आप काम पर रखे हैं और दिन भर काम करने के बाद शाम में जो जाएगा, तो उसको आप जो पैसा पेड कीजिएगा, तो इसका मतलब है ये स्पष्ट होगा, ये कुछ छुप नहीं रहा है, ये स्पष्ट लागत है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। लेकिन ये तो जिस तरह इसको पैसा पेड हुआ उस तरह तो इसको तो नहीं हो रहा है, तो लेकिन एक तरह से इस पर भी खर्च होता है, वो दिखता नहीं है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, अस्पष्ट, अस्पष्ट लागत कहेंगे, इम्प्लिसिट कॉस्ट। क्लियर? देखिए थोड़ा सा डेफिनेशन, वैसा व्यय जिनका भुगतान उत्पादक द्वारा दूसरे को करना पड़ता है, किसी दूसरे आदमी को रखिएगा तो भाई वो काम करेगा और पैसा मांगेगा, तो ये दिख जाता है, लगता है यही खर्चा है, नहीं, घर के आदमी भी सहयोग करते हैं। देखिए वैसा व्यय जिनका भुगतान प्रत्यक्ष रूप से नहीं करना पड़ता और स्पष्ट लागत अथवा सन्निहित लागत कहलाता है। जैसे एक उद्यमी यानी मालिक की खुद की सेवा, खुद मालिक आगे पीछे देख रहा है, कर रहा है खेत में या फैक्ट्री जो भी है, तो उद्यमी खुद जिसे दूसरे को जिस प्रकार नोट गिन करके देता है उस तरह से वो खुद पैसा नहीं लेता है, ठीक है। या उत्पादक अपना जो पूंजी फंसाया है, नहीं, अपना जगह जो लगाया तो उसका जो ब्याज होगा, किराया होगा, वो तो लेता नहीं है, लेकिन एक तरह से लेता है, दिख नहीं रहा है लेकिन लेता है, तो ये क्या कहलाएगा, अस्पष्ट कहलाएगा। अरे अपना खेत है, दूसरे का खेत रहता तो उसका देना पड़ता ना कुछ पैसा, या अनाज ही बांट करके देना पड़ता, अपना था तो नहीं। अब उसमें बीज डालना है, खाद डालना है या मशीन का जरूरत पड़ा, तो आप अगर मान लेते हैं कि जाइएगा दूसरे का मशीन लेने के लिए, तो उसको भाड़ा देना पड़ेगा कि नहीं, तो वो तो इसमें आ जाएगा, स्पष्ट में आ जाएगा। लेकिन अपना मशीन है तो फिर किसी को नहीं देना पड़ रहा है, लेकिन एक तरह से मशीन तो एक समय खरीदे थे तो पैसा लगा कि नहीं लगा, खाली पता नहीं चलता, ये स्पष्ट रूप से दिखता नहीं है। तो दूसरे पर जो खर्च होगा वो स्पष्ट, और अपने ऊपर जो एक तरह से हो रहा है वो अस्पष्ट है, क्योंकि अपने पर वो हमेशा दिखता नहीं है, ये अस्पष्ट लागत है। बात हम जो समझाना चाह रहे हैं आप समझ पा रहे होंगे। एग्जाम्पल इसका भी देखिए इंग्लिश में, एक्सप्लिसिट कॉस्ट यानी कि वही स्पष्ट लागत, द एक्सपेंडिचर मेड ऑन दोज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विच आर हायर्ड फ्रॉम आउटसाइडर्स, बाहर से जहां अगर आप साधन को हायर कीजिएगा, लीजिएगा, तो फिर वहां पर जो खर्च होगा वो क्या कहलाएगा, एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहलाएगा। जैसे एक्सपेंडिचर मेड ऑन रॉ मटेरियल, बाहर से रॉ मटेरियल्स मंगाए हैं तो उस पर जो खर्च होगा, लेबर बाहरी है उस पर जो खर्च होगा, ये सब एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑन दोज फैक्टर्स या ऑफ द फैक्टर्स सप्लाइड बाय द ओनर्स, अगर कुछ काम में कुछ ऐसे साधन की जरूरत हुई है जो ऑनर के पास खुद अवेलेबल है, तो उसको पेमेंट नहीं करना पड़ता है, लेकिन एक तरह से कभी न कभी तो उसकी व्यवस्था किया होगा उस ऑनर ने, तो खर्च तो हुआ है, लेकिन ऐसे खर्च को हम क्या कहेंगे, इम्प्लिसिट कॉस्ट कहेंगे। द सर्विसेज ऑफ द इंटरप्रेन्योर इज अ पार्ट ऑफ इम्प्लिसिट कॉस्ट, मालिक खुद सहयोग कर रहा है तो उसका कॉस्ट जो भी आएगा इम्प्लिसिट कॉस्ट कहलाएगा। बिकॉज ही गेट्स नो डायरेक्ट पेमेंट, because he gets
नो डायरेक्ट पेमेंट फॉर कर दीजिए फॉर हिज ऑन सर्विसेज गिवन इन प्रोडक्शन प्रोसेस। अब आते हैं नेक्स्ट, वो है नॉर्मल प्रॉफिट यानी कि सामान्य लाभ। देखिए एक चीज समझिए, जैसे बाहर के किसी भी साधन की जरूरत आपको नहीं पड़े और अपना भी जरूरत नहीं पड़े तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। कहीं भी काम हो रहा है, इस खेत में काम हो रहा है, भले ये खेत आपका है, लेकिन बाहर से आप मजदूर को रखिएगा तो मजदूर खोजने कम से कम जाइएगा कि नहीं जी? मजदूर को खड़ा होकर के काम करवाइएगा कि नहीं करवाइएगा? यानी मजदूर तो रखना पड़ेगा, तो उस पर तो खर्च हुआ ही, यानी एक्सप्लिसिट कॉस्ट तो आएगा ही, स्पष्ट लागत तो आएगा ही, और खुद आपको खड़ा रहना ही पड़ेगा। नहीं रहिएगा तो काम नहीं करेगा, तो आपको मॉनिटरिंग करना पड़ेगा। तो आप भी सहयोग कर रहे हैं, लेकिन आपके ऊपर जो खर्च हो रहा है वो डायरेक्टली नहीं हो रहा है, इसलिए अस्पष्ट लागत भी आएगा, इम्प्लिसिट कॉस्ट भी आएगा। तीसरी बात है सामान्य लाभ। कोई भी चीज का प्रोडक्शन करते हैं तो आपको सामान्य लाभ यानी नॉर्मल प्रॉफिट आनी ही चाहिए। नहीं होगी तो नहीं आप काम करोगे, प्रोडक्शन नहीं करोगे। जैसे इसके बिना ये कॉस्ट आए बिना, ये कॉस्ट आए बिना प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता है, उसी प्रकार इसके बिना भी प्रोडक्शन नहीं हो सकता है। ये इसका मतलब क्या है? कोई भी आदमी है, आप मान लेते हैं एक टीचर हो, ठीक है, और आप अपना एक कोचिंग क्लास खोल दो। कोचिंग में कम से कम उतना तो जरूर पैसे आप एक्सपेक्ट करोगे जितना कि आपकी क्षमता है। आपकी क्षमता कैसे पता चला? तो कई स्कूल वाले बाहरी आपको ऑफर कर रहे हैं कि आप मेरे यहाँ आइए तो आपको हम 10,000 रुपये महीने देंगे, 10,000 पर मंथ देंगे। तो इसका मतलब है आपकी इतनी क्षमता है। अब आप कोचिंग जो खोले हैं, महीनों से साल पूरा होने को है, और सब खर्च वगैरह काट करके ये तो 10,000 रुपया रहेगा, तो इसमें तो कोई खर्चा आपका नहीं है। वहाँ स्कूल में जाइएगा तो स्कूल में जो फैन चलेगा, उसका बिजली बिल या और स्टाफ है, तो आपके 10,000 से तो नहीं दिया जाएगा ना जी। ये तो आपको सैलरी मिलेगा, आपके अकाउंट पर आएगा। लेकिन इस कोचिंग चलाने में इसका भाड़ा, इसमें जो आपको पेपर वगैरह लगेगा, इंक वगैरह लगेगा, बिजली बिल वगैरह लगेगा, तो वो तो सब आपको देना पड़ेगा। तो वो सब मिलाकर के मान लेते हैं 10,000 रुपया ही आता है इसमें, और उसमें 5,000 रुपया आपका खर्च ही हो जाता है, तो बचा कितना? 5,000 ये आ रहा है। महीनों से वर्षों से आप काम कर रहे हैं, यही आ रहा है। और कहीं दूसरे जगह आपको ऑफर में इतना मिल रहा है, तो बताओ कि इधर जाओगे कि इधर जाओगे? स्वाभाविक है इधर जाओगे। तो दैट मीन्स क्या कि ये एक तरह से नॉर्मल प्रॉफिट है, वो किसी भी काम में आना मिलना चाहिए। अगर ये 10,000 यहां मिल जाता है तब आप इधर जाना नहीं चाहिएगा। तो आपकी जो क्षमता है उस हिसाब से जब तक आपको पैसा नहीं मिलेगा तब तक आप काम नहीं करोगे, और वो क्षमता के हिसाब से जो पैसा मिलता है उसी को हम कहते हैं सामान्य लाभ। ये मिलना जरूरी है। ये नहीं मिलेगा, इस काम में 5,000 बच रहा था तो इस काम को वो नहीं करेगा, कोचिंग नहीं चलाएगा। दूसरे यहाँ 10,000 मिल रहा है, वहां पर चला जाएगा। लेकिन यहाँ 10,000 मिलता तो फिर इधर नहीं जाता, 12,000 मिलेगा तो कभी और नहीं जाएगा। क्लियर? उत्पादक को खुद उत्पादन में बनाए रखने के लिए जिस न्यूनतम लाभ की आवश्यकता होती है उसे सामान्य लाभ कहा जाता है। ये जो बता रहे हैं कि उसको 10,000 का ऑफर मिल रहा है, तो वो समझ रहा है अपने आप को कि हमको कम से कम तो 10,000 मिलना चाहिए जहां भी काम करेंगे, और ये नहीं मिलेगा जहां, वहां वो काम नहीं करेगा। यहां पर नहीं आ रहा है, यहां काम नहीं करेगा। हाँ, अब 10,000 की जगह उसको 15,000 हो जाए, 20,000 हो जाए, तो कोई दिक्कत नहीं, न्यूनतम इतना होना चाहिए। अब इससे ज्यादा जिधर हो रहा है उधर वो शिफ्ट करता जाएगा। इंग्लिश में देखेंगे, द मिनिमम रिटर्न which entrepreneur must receive to continue the production process is known as normal profit। यानी कि जितना उसका मिनिमम एक प्रॉफिट होना चाहिए वो नहीं मिलेगा, वो मिनिमम प्रॉफिट, तो वो उसमें काम नहीं करेगा। उसको प्रोडक्शन में बने रहने के लिए यानी कि उत्पादन जारी रखने के लिए कम से कम मिनिमम प्रॉफिट आना चाहिए। ये हो गया आपका एक तरह से मनी कॉस्ट का टाइप्स।
अब आता है वास्तविक लागत, रियल कॉस्ट। ये तो इस समय पैसा निकल रहा था, यहाँ पैसे निकलने की बात नहीं है। कोई भी चीज का प्रोडक्शन करेंगे एक सेक्रीफाइस खोजेगा, नहीं, एक त्याग खोजेगा। त्याग क्या है? तो किसी उत्पादन प्रक्रिया के अंतर्गत होने वाला कष्ट, आपको कष्ट तो जरूर होगा, मेहनत करना पड़ता है, खून पसीना बहाना पड़ता है। तो वही जो मेहनत लगता है, किसी में ज्यादा लगता है, किसी में कम लगता है। जिसमें ज्यादा मेहनत लग रहा है उसका वास्तविक लागत ज्यादा है, और जिसमें वास्तविक लागत ज्यादा है कहिएगा उसका मनी लागत भी, मनी कॉस्ट भी ज्यादा होगा, ऐसी बात नहीं है। एक मजदूर जो हल चलाता है, कुदाल चलाता है, एक रिक्शा चालक जो रिक्शा चलाता है, उसका ये कष्ट जो होता है ना, सेक्रीफाइस जो होता है वो बहुत ज्यादा है। धूप में काम करना पड़ता है तो कष्ट ज्यादा है, लेकिन पैसे वहां ज्यादा नहीं मिलते हैं। और एक ऑफिस में एसी में बैठ करके काम जो करता है उसको सैलरी ज्यादा मिलती है, मनी कॉस्ट वहां ज्यादा आ रहा है, लेकिन वहां पर उस तरह का सेक्रीफाइस नहीं है, उस तरह का कोई भी कष्ट वहां पर झेलना नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो किसी उत्पादन प्रक्रिया के अंतर्गत होने वाले कष्ट या त्याग को वास्तविक लागत कहते हैं। वास्तविक लागत को सामाजिक लागत भी कहा जाता है। अब कोई जरूरी नहीं है कि जो आदमी प्रोडक्शन कर रहा है, मान लेते हैं ये फैक्ट्री है राम का, नहीं, अब इस फैक्ट्री में लेबर लगा हुआ है, नहीं जी, और मालिक खुद काम कर रहा है, लेबर भी काम कर रहा है, तो मालिक को भी कुछ मिलेगा पैसा, लेबर को भी मिलेगा पैसा, तो दोनों पर जो पैसा खर्च हुआ तो कॉस्ट है, लागत है। ठीक है, मालिक पर जो हो रहा है वो एक तरह से इम्प्लिसिट कॉस्ट है, यानी कि अस्पष्ट लागत है, और लेबर बाहर ही है तो उसको एक्सप्लिसिट कॉस्ट हो चला गया। लेकिन ये जो फैक्ट्री चलेगा, मानते हैं सीमेंट का है, किसका फैक्ट्री है? सीमेंट का फैक्ट्री है। ये सीमेंट के लिए जो रॉ मटेरियल्स आएगा तो इसके लिए ट्रांसपोर्ट के माध्यम से आएगा, नहीं आएगा। फिर ये सीमेंट बन करके तैयार होगा तो फिर ट्रांसपोर्ट के माध्यम से जाएगा। इस फैक्ट्री में जो सीमेंट बन रहा है इससे धुआं वगैरह भी निकलेगा ना, इससे कचरा निकलेगा। ये धुआं, ये कचरा, ये जो नॉइस पोल्यूशन हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण जो हो रहा है, जल प्रदूषण होगा, वायु प्रदूषण होगा, तो क्या यही राम बाबू और उसमें लगे हुए लेबर को उसका केवल पोल्यूशन झेलना पड़ेगा कि आसपास रहने वाले सब लोगों को झेलना पड़ेगा, पूरे समाज को झेलना पड़ेगा? समाज को झेलना पड़ेगा। इसका मतलब समाज भी त्याग करता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? सामाजिक लागत कहते हैं। क्या कहते हैं? सामाजिक लागत, यानी कि सोशल कॉस्ट। कहाँ गया? सामाजिक लागत भी कहते हैं, क्योंकि उत्पादन प्रक्रिया में कहीं ना कहीं समाज को भी कष्ट उठाना पड़ता है। रियल कॉस्ट, द कंसेप्ट ऑफ रियल कॉस्ट वाज प्रोपाउंडेड बाय प्रोफेसर मार्शल। मार्शल का ही ये कॉस्ट का कंसेप्ट है। द मीनिंग ऑफ रियल कॉस्ट इज इफेक्ट एंड सेक्रीफाइस मेड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस में जो इफेक्ट आता है, जो प्रभाव देखने को मिलता है, या जो सेक्रीफाइस होता है, वही क्या है? रियल कॉस्ट। रियल कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज सोशल कॉस्ट बिकॉज सोसाइटी हैज ऑल्सो हैज टू फेस नंबर ऑफ डिफिकल्टीज ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो कहीं ना कहीं डिफिकल्टी इसको भी आता है, इसको भी परेशानी होती है, इसलिए सामाजिक लागत इसको कहते हैं, यानी कि सोशल कॉस्ट कहते हैं। अब है अवसर लागत। देखो भाई, अवसर लागत में क्या है? मतलब कोई भी चीज करोगे ना तो एक अवसर, मतलब करने का मतलब है कि एक्स का भी प्रोडक्शन कर सकते हो, वाई का भी प्रोडक्शन कर सकते हो। ठीक है, एक्स का करोगे तो इसको नहीं कर पाओगे, बात समझो। एक्स का उत्पादन करोगे तो इसको नहीं कर पाओगे, और वाई करोगे तो एक्स नहीं कर पाओगे, स्पष्ट बात है। एक को पाने के लिए दूसरे को छोड़ना ही पड़ेगा। हाँ, कहोगे थोड़ा थोड़ा करेंगे तो दोनों थोड़े थोड़े नहीं कर रहे हो। हम प्रोडक्शन चैप्टर में भी इसको बताए थे कि जैसे एक्स का प्रोडक्शन आप और वाई का प्रोडक्शन करना चाहते हैं, अगर आप मान लीजिए कि हमको एक्स का प्रोडक्शन कुछ नहीं करना है,
तो वहां पर y का प्रोडक्शन मैक्सिमम होगा, जैसे बताए थे कि 15 होगा या 20, कुछ भी मान सकते हैं। तो आपके पास जो भी लैंड, लेबर, कैपिटल जो भी था वो सब किस में लगा दिए, y में, और उससे मैक्सिमम प्रोडक्शन कितना हो रहा है 15। x का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन आप कहोगे कि इसको भी हम 1 यूनिट करेंगे तो अब ये 15 नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि इस 1 यूनिट के लिए कहीं ना कहीं लैंड, लेबर, कैपिटल को आप इस और लाए हैं, तो लाए हैं, तो अब ये उतना नहीं रहेगा, तो ये 14 हो गया। तो ये 1 पाने के लिए 1 खोए कि नहीं, ठीक है ना। आप देखो, आप स्टूडेंट हो, अब स्टूडेंट हो करके कहोगे कि हम खेलेंगे ज़्यादा, गेम पर ज़्यादा फोकस करेंगे, तो गेम पर फोकस करो ना, तुम्हारा स्टडी गड़बड़ाएगा। इधर जितना ज़्यादा फोकस करोगे उतना ही गड़बड़ाएगा, इधर फोकस करने लगोगे तो ये गड़बड़ाएगा। यानी इसको पाने के लिए इसको खोना पड़ेगा, इसको पाने के लिए इसको खोना पड़ेगा। एक खेत है, उसमें कहोगे हम चना बोएंगे तो गेहूं नहीं बो पाएगा, गेहूं बोएगा चना नहीं बो पाएगा। तो इसका क्या है पूरा देखिए, किसी एक वस्तु यानी x वस्तु के उत्पादन हेतु दूसरी वस्तु यानी y वस्तु की जो मात्रा त्यागी जाती है उससे क्या कहते हैं, अवसर लागत कहते हैं। इंग्लिश में द रेट ऑफ सेक्रीफाइस ऑफ एनी कमोडिटी फॉर द एडिशनल प्रोडक्शन ऑफ अदर कमोडिटी। दूसरे कमोडिटी के प्रोडक्शन के लिए किसी एक कमोडिटी को जो सेक्रीफाइस करते हो, जितना सेक्रीफाइस करते हो वही क्या कहलाता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहता है। फिर एक और डेफिनेशन दिया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एनीथिंग इज द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। यानी कि आप कहीं काम कर सकते हो तो यहाँ वहाँ आपको अगर 5,000 रुपया मिल रहा है और कहीं और काम कर रहे हो तो 6,000 मिल रहा है, तो बेस्ट तो यही है, तो इसको सेक्रीफाइस कर दोगे, इसको करोगे। तो ये था आपका एक तरह से आज कॉस्ट के बारे में हम बात किए, नहीं कॉस्ट, जिसमें कि कॉस्ट का डेफिनेशन दे दिए और कॉस्ट का जो टाइप्स है वो बता दिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे लागत फलन के बारे में, कॉस्ट फंक्शंस के बारे में। आज का क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं, हमको अब अनुमति दीजिए, मिलेंगे अगले क्लास में। लेकिन एक इसके साथ साथ हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग घबराइएगा नहीं, कुछ प्रॉब्लम था जिसके कारण वीडियो नहीं आ रहा था। सप्ताह 10 दिन में आप लोग का पूरा सिलेबस जो है इधर जो बचा हुआ है वो कंप्लीट हो जाएगा। एक बार फिर से हम आप सबों के लिए दुआ करते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ें और अच्छा मार्क्स लाएं। इसी के साथ विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।